हाँ जी, 11th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो यार थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमने आज स्टार्ट करना है। जो अपना टॉपिक चल रहा था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, यार वो बहुत बड़ी यूनिट थी। ये उस प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का लास्ट पार्ट है बेटा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बेसिकली हम प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं यार। इसको हम एक नेक्स्ट यूनिट आने वाली है अपनी थर्मोडायनेमिक्स, यहां इसको, ये जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग मान सकते हैं, या फिर ये जो टॉपिक चल रहा था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, यहां उसका लास्ट पार्ट मान सकते हैं। यार जो मर्जी मान लो, पढ़ना तो हमने है ही है। फिलहाल मैंने इसको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का ही पार्ट माना है, उसका लास्ट पार्ट है मान के चलो, वही यूनिट चल रही है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या स्टार्ट हो जाएगी, थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में ये जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के पढ़े हुए कंसेप्ट आपको एज इट इज काम आ जाएंगे, ठीक है। हीट से रिलेटेड बातें हैं, अब थर्मोडायनेमिक्स में भी वही चलनी है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी वही चलनी है। तो फिर वही बात, ये दोनों के बीच का लिंक है बेटा। उधर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर खत्म हुआ, उसका लास्ट पार्ट मान सकते हैं, या फिर थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट पार्ट। कंटिन्यूटी में ऐसा लगेगा जैसे सेम ही जैसी चीजें चल रही हैं। अगर इसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं, तो अगली बात बेटा हेडिंग डाल लेना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज, हमने फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी क्या, उससे पहले सॉलिड्स की पढ़ी, इलास्टिसिटी वगैरह होती है, फिर सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कई चीजें। अब प्रॉपर्टीज डिस्कस करते करते थोड़ा हीट से रिलेटेड यानी थर्मल इफेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करनी पड़ेंगी हमें। तो फिर से वही बात, अपनी अगली हेडिंग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, एक दो दिन इसको कवर अप करते हुए हमें लगेंगे। तो यार अगर वर्ड यूज कर रहे हैं थर्मल, है ना, अब थर्मल वर्ड यूज किया तो जाहिर सी बात है बात किससे रिलेटेड चलेगी, हीट से रिलेटेड। हीट, अच्छा हीट की बात आएगी तो फिर टेम्परेचर की बात भी आएगी भाई। तो ये जो आज की स्टोरी है ना, एक दो दिन की स्टोरी जो है, उसमें बस यही चलना है, हीट टेम्परेचर, हीट टेम्परेचर, यही बातें चलती रहेंगी। अगर मैं हीट से स्टार्ट करूं तो कहते हैं, पढ़ा होगा आपने, अगर मैं हीट से स्टार्ट करूं बेटा, तो हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बेटा। बेसिकली इट इज एनर्जी, ये एनर्जी का ही एक रूप है, हीट एनर्जी। तो इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives sensation of hotness, है ना। ये वो एनर्जी है जो हॉटनेस की सेंसेशन देती है। तो बेसिकली ये एनर्जी ही है, ठीक है जी। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर ये एनर्जी है तो यार इसको मेजर कर सकते हैं, तो अपने आप में ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, एनर्जी को हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी कुछ ना कुछ यूनिट भी फिर होनी चाहिए, मेजरेबल है तो कुछ ना कुछ तो यूनिट भी होगी। अब एनर्जी की यूनिट तो क्या होती है भैया, जूल, भैया जूल। तो इसकी भी यूनिट क्या है, जूल। जूल बोले तो जाउल, कई जाउल बोलते हैं, कई जूल बोलते हैं। तो इट्स यूनिट इज जाउल, है ना। ऐसे यूनिट इसकी क्या है, जाउल है। डिनोट हम इसको किससे करेंगे, कैपिटल जे से। अच्छा, इसकी हीट एनर्जी की ऐसा यूनिट तो जाउल है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी जो यूनिट यूज होती है वो दूसरी है। फिर
प्रैक्टिकल यूनिट बेटा जी हीट की इट इज कैलोरी। ठीक है जी, बहुत यूज हुआ होगा, आगे हम भी करेंगे। तो ऐसे यूनिट जॉल है, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? कैलोरी है। हीट से रिलेटेड बातें करने में ठीक है, जॉल तो चलनी है, क्योंकि अब वो ऐसा यूनिट है तो उसका यूज तो हम होगा ही होगा। बट इसकी जो प्रैक्टिकल यूज यूनिट है कैलोरी है, डिनोटेड बाय CAL, और इसको रिलेशन भी होगी दोनों में, तो दोनों के बीच में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन भी होनी चाहिए फिर। तो भैया कैलोरी थोड़ी बड़ी होती है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल। कभी कभी बोला इसको 4.2 भी लिखते हैं, लेकिन आपने 4.18 ही याद रखना है। ओके, अब हीट से रिलेटेड तो देखो बातें चलती ही रहेंगी, खत्म नहीं होंगी। आगे थर्मोडायनेमिक्स शुरू होनी है, उसमें भी यही सब चीजें वो चलती रहेंगी आपकी। तो फिलहाल हमने बात किया हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी जॉल है, और इसकी प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी है। दोनों के बीच में ये रिलेशन है। एक पॉइंट और बता देते हैं हीट के बारे में, फिर अगली बात पे चलते हैं कि यार जो हीट एनर्जी है ना, हीट एनर्जी, इसका कंसेप्ट तभी आता है when this energy is being transferred from one body to another। हीट का कंसेप्ट ट्रांसफर के दौरान ही आता है। हीट एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में देखो नहीं होती। स्टोर्ड फॉर्म में हीट एनर्जी हम लेकर नहीं चलते। हम कभी नहीं कहते कि इसमें इतनी आग है, हम ये कहते हैं कि ये आग उगल रहा है। तो हीट जो है ना, हीट ये स्टोर्ड फॉर्म में, जब ये स्टोर हो जाती है तो उस मटेरियल की क्या बन जाएगी? ये इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये कोई ऑब्जेक्ट ए है, ये कोई ऑब्जेक्ट बी है। अब इसको मैंने हीट कर दिया, देखो वर्ड क्या यूज करूंगा? हीट कर दिया। यहां क्या करूंगा? मैंने इसको हीट एनर्जी दे दी, या इससे हीट एनर्जी ले ली। अब मैं कहूंगा इसके अंदर हीट स्टोर्ड है ना। हीट स्टोर्ड नहीं होती, जब ये स्टोर हो जाएगी तो तब वो इसकी क्या कहलाएगी? इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। हीट एनर्जी का कंसेप्ट तभी होगा जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर हीट का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ये पॉइंट हमारा भैया नोट करने वाला था कि जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में जब भी होगी तो उसको हीट एनर्जी नहीं बोलेंगे, उसको उसकी इंटरनल एनर्जी बोल देंगे। हीट का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ तब आएगा व्हेन इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इतनी हीट ले ली भैया, इतनी हीट दे दी, इतनी हीट स्टोर्ड है, ये गलत है। इतनी हीट ले ली, इतनी हीट दे दी, वो सही है। तो हीट के बारे में अभी चलो इतनी बात है। अब हीट की बात करोगे तो टेम्परेचर की भी बात आएगी। ठीक है, अगर हीट की बात आ रही है तो भैया हॉट की बात भी आएगी। हॉट की आएगी तो फिर कोल्ड की बात भी आएगी। ठीक है, हॉट की बात आएगी तो कोल्ड की बात भी आएगी। अब कोई चीज कितनी हॉट है, कितनी कोल्ड है, कितनी गर्म, कितनी ठंडी भाई, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर क्वांटिटी विच इज कॉल्ड टेम्परेचर। हीट से रिलेटेड एक दूसरी टर्म है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? इट मेजर्स हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कल को पूछ ले व्हाट इज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या देनी है भाई कि टेम्परेचर मेजर्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और
कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो इंटर रिलेटेड ही है, लेकिन हीट अलग चीज हो गई। हीट तो एनर्जी होगी ना, हीट तो एनर्जी होगी। टेम्परेचर, कोई चीज कितनी कोल्ड है, कोई चीज कितनी हॉट है, उसको मेजर करने का एक क्या आ गया, मेथड आ गया। तो व्हाट इज टेम्परेचर यार, इट मेजर्स, ये भी एक तरह से क्या मान ली जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी मान ली जाएगी बेटा टेम्परेचर भी। ओके, अब फिजिकल क्वांटिटी होगी तो इसकी बकायदा यूनिट होगी, सब कुछ होगा। बट पहले क्या याद रखो कि व्हाट इज टेम्परेचर, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके भैया, मिटाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया हुआ है, सर्दी आ गई है, जम जाता है ये। ओके, तो क्या बात चल रही थी, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यार अगली बात ये है कि अब ये हॉट या कोल्ड का क्या चक्कर है। कोई चीज हमें हॉट लगती है, कोई चीज हमें कोल्ड लगती है। अब ये हॉट कोल्ड का क्या चक्कर है, अब इसको समझने के लिए आप ये समझो कि यार हॉट या कोल्ड जो है ना, हमने अपने हिसाब से क्या कर रखा है, एडजस्ट कर रखा है। हमने अपनी बॉडी के हिसाब से एडजस्टमेंट कर रखी है। वो तो हमने बनाया ना, किस चीज को हमने हॉट बोलना है, किस चीज को हमने कोल्ड बोलना है। अब पॉइंट ये है, एक वर्ड आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो बता रहे हैं हॉटनेस कोल्डनेस का भी कंसेप्ट। एक वर्ड आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या चीज जी, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, अगर इनका टेम्परेचर अलग अलग है तो दे आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। टू ऑब्जेक्ट्स आर said to be in thermal equilibrium if their temperature is same। भैया दो ऑब्जेक्ट्स का अगर टेम्परेचर सेम हो जाए तो हम कहेंगे दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मान लो इनका टेम्परेचर सेम नहीं है, इसका टेम्परेचर T1 है पहले वाले का, दूसरे का टेम्परेचर T2 है। तो अगर T1 ग्रेटर देन T2 है और दोनों को किसी कंडक्टर से ज्वाइन कर दिया मैंने, मान लीजिए कंडक्टिंग मटेरियल है, इससे हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब जब हमने ज्वाइन कर दिया तो होगा क्या भाई, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट लूज करेगा और जिसका टेम्परेचर कम है वो हीट गेन करेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। इस वक्त ए का टेम्परेचर ज्यादा है तो इट विल लूज हीट, इसने हीट लूज करनी है और बी ने हीट गेन करनी है। सीधा सीधा हिसाब है, दो चीजों को टच कर दो, एक का टेम्परेचर ज्यादा है एक का टेम्परेचर कम है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जो हायर टेम्परेचर पे वो हीट लूज करना शुरू कर देगी, जो लोअर टेम्परेचर पे वो हीट गेन करना शुरू कर देगी। तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, यानी कि जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता। ओके ठीक है, क्लियर। अब अगली बात कि जो हमारी बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, इंसानों की बॉडी, इसका नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है अपनी, 37 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कन्वर्ट करेंगे ना फ़ारेनहाइट में तो इट विल बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। भैया वो जो डॉक्टर आपका टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, वो फ़ारेनहाइट में करते हैं, उनका स्केल दूसरा होता है, बताएंगे, डिस्कस करना है हमने ये सब। तो स्केल फ़ारेनहाइट होता है। अगर डिग्री सेल्सियस जो कि आमतौर पर चलता है उसके हिसाब से देखें तो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। वैसे डॉक्टर किस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। जो थर्मामीटर जब मुंह में ठोक के टेम्परेचर मेजर करते हैं तो कहते हैं ना कि भैया 99 है,
ज़्यादा बुखार नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, रेस्ट करो ठीक हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो कहते हैं कि हाँ यार बुखार है, 101 102 हो जाएगा, कहते भैया मर जाएगा, जाके बढ़िया से दवाई ले, ज़्यादा बात है हॉस्पिटल में क्या हो जा, भर्ती हो जा। तो यार 98.6 बॉडी का टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। अगर बॉडी का टेम्परेचर 98.6 से ज़्यादा हो जाता है तो फीवर वाली स्थिति आ जाती है। 99 तक कहते हैं माइल्ड है, 100 पे कहते हैं अच्छा खासा बुखार है। तो जो 100 कहते हैं ना, वो 101 का बुखार हो रहा है भाई, 102 पहुंच गया, मरने वाला था बंदा, 99 ही है, वो फ़ारेनहाइट में होता है। वैसे इसको डिग्री में देखो तो 37 डिग्री सेल्सियस आएगा, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ओके, अब अगली बात सुनना भैया, ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 से ज्यादा हुआ तो भी समस्या, कम हुआ तो भी समस्या, ये मेंटेन रहेगा, बढ़िया बंदा ठीक ठाक रहेगा। कम हो जाएगा तो भी मरेगा, ज्यादा हो जाएगा तो भी मरेगा, ज्यादा हो जाएगा बुखार से मर जाएगा, कम हो जाएगा तो वो न्यूमोनिया से मर जाएगा और कई तरह की दिक्कत। ओके, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अब पॉइंट ये है, ये एक ए है, ये एक बी है। मान लो इस बी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। ओके जी, अब यार अगर ये बंदा इसको टच करता है, इसको, तो ये तो हाई टेम्परेचर है 50 वाला। अभी अभी हमने बोला दो चीजें आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो हीट का फ्लो किधर से किधर होता है, हायर से लोअर की तरफ होता है। तो भैया इसने इसको टच किया, हाथ से किया, हाथ लंबा कर लिया, कानून के हाथ है बहुत लंबे हैं, टच किया तो यार हीट का फ्लो हायर टू लोअर होगा। तो पॉइंट यह है, अगर हम किसी ऐसी चीज को टच करें जिसका टेम्परेचर हमारी बॉडी से ज्यादा है तो हमारी बॉडी उससे हीट खींचेगी। यार जब हीट खींच रही है ना बॉडी, तो एक अलग तरह की फीलिंग आती है। जब बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो उस वक्त जो फीलिंग आ रही है उसको हमने शुरू से बचपन से देखा है। अब वो जो फीलिंग है तो हमें पता लग जाता है, ब्रेन को पता लग जाता है कि यार हीट क्या हो रही है, बॉडी गेन, उस वक्त जो फीलिंग है वो हॉटनेस वाली फीलिंग है। अगर हमने इसको टच किया तो क्या होगा कि अपनी बॉडी ने हीट लूज करनी है, क्योंकि इस बार बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये हीट लूज करनी शुरू कर देगी। तो यार हमारी बॉडी जब हीट गेन कर रही होती है तो एक अलग तरह की सेंसेशन डेवलप होती है। हमें पता लग जाता है कि यार बॉडी हीट गेन कर रही है, उस सेंसेशन को हमने हॉट का नाम दे रखा है। और अगर हमारी बॉडी हीट लूज कर रही हो, लूज, तो उस वक्त जो सेंसेशन आती है माइंड में, उससे हमें पता लगता है कि यार बॉडी हीट लूज कर रही है। फिर हम उसको क्या कहते हैं, कोल्ड कहते हैं। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही लॉस और गेन ज्यादा होगा। जैसे मान लो ये 50 डिग्री सेल्सियस वाला था ना, अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस वाली चीज को टच करूंगा तो इसने गेन करना है, लेकिन भाई इसमें गेन आराम से हो रहा था, इसमें बड़ी तेजी से हो जाएगा। जितनी तेजी से हीट का फ्लो हो रहा होगा उतनी वो सेंसेशन क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, ज्यादा तेजी से हीट फ्लो हो रहा होगा, हाथ जल जाएगा, वो बंदा एकदम हाथ हटाता है। ऐसे ही जितना टेम्परेचर कम होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस वाली चीज है मान ले, इसको मैंने टच कर दिया तो हीट का धड़ाधड़ फ्लो होना शुरू हो जाएगा, बॉडी की हीट निकलनी शुरू हो जाएगी वहां से जहां से भी टच किया। जैसे हाथ टच किया तो हाथ से सारी हीट निकालनी शुरू कर देगा, हाथ ठंडा हो जाएगा, हमें जो सेंसेशन आएगी उसको हमने क्या बोल रखा है, कोल्डनेस बोल रखा है। तो पॉइंट ये है
कि हॉटनेस कोल्डनेस कुछ नहीं है, वो तो हमने अपने हिसाब से किसी भी चीज को हॉट या कोल्ड की कैटेगरी में डाला हुआ। जितनी भी चीजें जिनका टेम्परेचर बॉडी से कम है, ह्यूमन बॉडी से, उनको जब हम टच करते हैं वो हमारे से हीट खींचने लग जाते हैं, तो हमें वो ठंडे लगते हैं। और जितने भी ऑब्जेक्ट जिनका टेम्परेचर हमारी बॉडी से ज्यादा है, उनको टच करें तो हम उनसे हीट खींचने लग जाते हैं, फिर वो हमें गर्म लगते हैं। तो पॉइंट ये है कि भैया हमने अपने हिसाब से हॉट और कोल्ड रख रखा है। अदरवाइज अगर एक 100 डिग्री सेल्सियस की चीज है और एक 200 डिग्री सेल्सियस की चीज है, अगर हम अपने हिसाब से देखें तो हमारे लिए तो दोनों ही हॉट है, लेकिन इन दोनों को कंपेयर कर लोगे तो एक को हॉट कहना चाहिए, एक को क्या कहना चाहिए, कोल्ड कहना चाहिए। हमें तो, हम टच करें, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही है ना, तो हमें तो दोनों ही क्या लगेंगे, हॉट लगेंगे। लेकिन इन दोनों की बात करें तो एक को हॉट कहना चाहिए, एक को कोल्ड कहना चाहिए। हम कहां पर थे, हम टेम्परेचर पर थे, वापस टेम्परेचर पर चलते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टी से इसको डिनोट करते हैं, कभी कभी थीटा से भी इसको डिनोट करते हैं, तो दोनों ही चलते रहेंगे, ठीक है। थीटा से भी डिनोट कर देते हैं, टी से भी। कई बार क्या होता है, टी टाइम के लिए यूज हो रहा है ना, तो टाइम पीरियड वगैरह की बातें जब आती हैं तो इसको थीटा से डिनोट कर लेना चाहिए, ठीक है जी। तो फिजिकल क्वांटिटी है ही है। एक बात और कर लो, यहां पे छोटी सी जगह में कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट इसकी कई है, ऐसा यूनिट तो इसकी क्या है, केल्विन। सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकली यूज होती है वो कौन सी होती है, डिग्री सेल्सियस। फिर बॉडी टेम्परेचर वगैरह मेजर करने के लिए अभी हमने बताया था क्या होती है, फ़ारेनहाइट होती है। तो केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये तो है ही है। उसके अलावा एक र्यूमर, एक रैंकाइन, 4-5 तरह के स्केल्स इस पे यूज किए जाते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। थोड़ा सा करते हैं डिस्कस उनको भी। तो फिलहाल बात क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज a physical quantity which measure degree of hotness or coldness of an object. स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी ऐसा ही तो क्या है, केल्विन है। ओके, अब अगली बात, थोड़ा सा हमने जो डिस्कस करना है, डिस्कस करते वक्त इसमें हम फैल ज्यादा सकते हैं बेटा। टॉपिक ऐसे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फैल सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा फैले ना, टॉपिक पर ही रहे। फिलहाल एक चीज जो हमें डिस्कस करनी है, दैट इज डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, ठीक है। जो मेन बात हमें डिस्कस करनी है बेटा, दैट इज द डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। मतलब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन कौन से स्केल्स यूज होते हैं। हम जो डिस्कस करेंगे मेनली बेटा 3 ही डिस्कस कर लेंगे। एक केल्विन स्केल, दूसरा डिग्री सेल्सियस वाला स्केल, और तीसरे नंबर पे फ़ारेनहाइट। उनके बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड कर लेंगे, उससे अपना काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, अदरवाइज बहुत चीज़ें करने के लिए तो ओके यार। तो अगली बात जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज बेटा डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। अब यहां से ना क्वेश्चन आ सकता है, इससे पहले तो जो भी बातें थी वो जनरली थी। अब डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स कौन कौन से यूज होते हैं, मैंने बोला 4-5 होते हैं। नाम अगर मैं लिखूं तो सबसे मेन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस स्केल। या फिर क्या यूज होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल। या बेटा कौन सा, केल्विन स्केल। खैर एक होता है र्यूमर, एक होता है रैंकाइन स्केल। सारों पे नहीं आएंगे हम, ये नोट्स में थोड़ा सा दे रखे होंगे। फिलहाल हम ये 3 ही डिस्कस, यार उतना करो जितना सही से देखो याद भी हो जाए। तो हम 3 पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन इनमें से बन सकता होता है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन। सबसे ज्यादा जो चलने वाला ना प्रैक्टिकली वो सेल्सियस है। रूम टेम्परेचर वगैरह किस में मेजर किए जाते हैं यार, सेल्सियस में माने जाते हैं, मेजर किए जाते हैं। अब पॉइंट ये है कि यार टेम्परेचर मेजर करने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए था। तो रेफरेंस पॉइंट में ना किसको रेफरेंस माना यार, शुरू में
वाटर को। वाटर की बड़ी खास चीजें हैं ये, मतलब अपनी रेंज में ही जो नॉर्मल टेम्परेचर हो उसी रेंज में ये तीनों स्टेट्स में आ जाता है। मतलब नॉर्मली कई ऐसे मटेरियल हैं, अब उनको वेपराइज करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर करने पड़ते हैं, फ्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा लो करने पड़ते हैं। वाटर ऐसा है कि जो नॉर्मल जो टेम्परेचर मिलते हैं ना भैया दुनिया में, जो हमारी आंखों के सामने तीनों स्टेट्स में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। बर्फ भी बन जाता है, सॉलिड भी हो जाता है, लिक्विड तो खैर फिर ये है ही है, गैसेस फॉर्म में भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो वाटर जो कि हर जगह पे अवेलेबल था, जो 3 स्टेट्स में कन्वर्ट भी हो रहा है, अब उसको ही बेस मानकर उसके हिसाब से इन्होंने क्या बना दिया यार, टेम्परेचर बना दिए, सॉरी टेम्परेचर स्केल्स बना दिए। जैसे उन्होंने कहा यार वाटर जिस टेम्परेचर पर, यानी जिस जगह पर ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, वो लो टेम्परेचर मान लो, वो लोएस्ट पॉइंट मान लो, 0 मान लो उसको क्या मान लिया उन्होंने, 0। स्केल कौन सा चल रहा था, डिग्री सेल्सियस। तो पानी यहां पर बर्फ बन जाता है, उसको क्या मान लिया, 0 डिग्री सेल्सियस मान लिया। उसके नीचे कह रहा है देखेंगे, लेकिन जहां जम रहा है ना उसको तो 0 डिग्री सेल्सियस मान लो ना, मान लिया। फिर कह रहा है कि जहां पर ये उबलने लग जाएगा उसको 100 मान लो। स्केल तैयार हो गया, ठीक है। यानी इस रेंज में वाटर रहता है, यानी लिक्विड रहता है। 0 पे उसने सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होना है, 100 पे उसने वेपर्स में यानी गैस में कन्वर्ट होना शुरू होना है। इस रेंज में ये क्या रहेगा, सॉलिड सॉरी वाटर रहेगा, लिक्विड। अब ये कह रहा है हमारा टेम्परेचर स्केल हो गया। वाटर को क्या मान लो, रेफरेंस पॉइंट मान लो कि भैया वाटर का जो सॉलिड में कन्वर्ट होने वाला पॉइंट है, टेम्परेचर है, उसको लोएस्ट पॉइंट मान लिया हमने, और जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा उसको हाईएस्ट मान लिया। इसको इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसके हिसाब से सारी मेजरमेंट होगी। ये क्या बन गया जी आपका सेल्सियस स्केल। बहुत बढ़िया चला, बहुत बढ़िया चलता है, बहुत बढ़िया चला, हमने बोला बहुत बढ़िया चलता है। फिर बात आई कि इसकी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने की। अब हमने बोला बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है ना, बताया था ना 37 डिग्री सेल्सियस। अब यार इसकी रेंज अगर बनाए ना तो बहुत ज्यादा वेरिएशन होती नहीं है, तो यहां पर मेजरमेंट करने में दिक्कत आ रही। फिर उन्होंने ना एक स्केल ही क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। मतलब रेंज ऐसी रखी कि इसी रेंज में डिवीजन क्या कर दी, बड़ी कर दी। इसी रेंज में डिवीजन्स जो है वो बड़ी, मतलब बड़ी डिवीजन कर दी, उसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए। डिवीजन सॉरी छोटी हो जाएंगी, मतलब इसको एक्सपेंड कर दिया इसी रेंज को, तो उसकी डिवीजन्स क्या हो जाएंगी, और छोटी 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 हो जाएंगी ना। तो थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। 0 उसको वो क्या बोल दिया इन्होंने, फ़ारेनहाइट स्केल बोल दिया, ठीक है। इसको क्या बोला उन्होंने, फ़ारेनहाइट स्केल में बाद में बनाऊंगा डायग्राम बढ़िया से। कहते हैं जहां पे वाटर फ्रीज कर रहा है उसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलना है। क्या बोलना है जी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जहां पे ये बॉयल करना शुरू करेगा उस टेम्परेचर को हमने 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलना है। और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने, 180 इक्वल पार्ट्स, 180 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यानी यहां से लेके यहां तक 100 पार्ट्स हैं, और फ़ारेनहाइट में देखोगे तो यहां से लेके यहां तक 180 पॉइंट्स है। इसको हम क्या कह देते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसको क्या कह देते हैं, अपर फिक्स्ड पॉइंट। बेटा ये इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट है और ये इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट है। बात को समझो,
इनके बीच में रिलेशन भी बना के दे देंगे आपको, ठीक है जी। अब आ गया तीसरा स्केल। यहां क्या समस्या थी, ये नॉर्मली डिविजन्स जो है ना इसकी, ये देखो इसमें 100 डिवीजन है, इसमें क्या कर दी 180 कर दी, मतलब उसी चीज रेंज को बढ़ाकर उसी रेंज में 180 क्या कर दी डिवीजन कर दी। और स्टार्टिंग इसकी कहां से कराई है 32 से, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब बात आती है अगली, इन दोनों टेम्परेचर्स के साथ समस्या ये है, ये नेगेटिव में भी जा रहे हैं। साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि यार बढ़िया स्केल तो वही होता है जो पॉजिटिव में ही रहे, नेगेटिव में ना आ जाए। तो टेम्परेचर को डाउन करके देखने लग गए कि कितना नीचे जाता है डिग्री सेल्सियस में, -2 -3 करते 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 अब कैलकुलेशन कहती है कि जो लोएस्ट अटेनेबल टेम्परेचर है ना, मतलब ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिसके नीचे जाया ही नहीं जा सकता, द लोएस्ट अटेनेबल टेम्परेचर, कहते हैं लोएस्ट अटेनेबल टेम्परेचर है वो कितना है -273.15 डिग्री सेल्सियस। कितना जी -273.15 डिग्री सेल्सियस। कहता है इससे नीचे नहीं जाया जा सकता, दिस इज द लोएस्ट अटेनेबल टेम्परेचर, वो भी थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं। प्रैक्टिकली तो यहां तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो थ्योरेटिकली भी कह रहा है अगर हम मेजर करते हैं तो लोएस्ट अटेनेबल टेम्परेचर कितना है -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इस पे किसी भी गैस की वॉल्यूम 0 हो जाएगी, इतना कम टेम्परेचर है कि, क्योंकि देख गैस है, गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सपैंड होती है, घटाओगे तो उसकी वॉल्यूम कम होती है ना, कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। ये ऐसा टेम्परेचर जिसमें सबकी गैस, जितनी भी गैसेस है सबकी वॉल्यूम जो है 0 ही हो जाएगी। तो दिस इज द लोएस्ट अटेनेबल टेम्परेचर, इससे नीचे जा नहीं सकता। अब वो कहता है इसको लोएस्ट पॉइंट मानो यार, स्केल जो है वहां से शुरू होना चाहिए जिससे नीचे कोई जा ना सके, 0 से स्टार्ट होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये तो नेगेटिव ही जा रहे थे सारे, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस इज द लोएस्ट अटेनेबल टेम्परेचर। इसको इन्होंने बोला क्या मानो 0 मानो, इसको क्या मानो 0 मानो, और इसका नाम क्या रख दिया फिर केल्विन रख दिया, ठीक है जी। और इसको फिर इक्वल पार्ट्स में, जितनी बड़ी डिवीजन ये डिग्री सेल्सियस की है ना, उतनी बड़ी डिवीजन उसकी रखी। तो ये 0 -273 केल्विन को, सॉरी ये तो 0 है ना, नीचे 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 चलते गए -273 को, -273.15 को क्या मान लिया 0 केल्विन मान लिया। मतलब यहां तक आते आते 0 डिग्री सेल्सियस तक आते आते बैक आएंगे ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस तक आते आते इक्वल डिवीजन में बांटा, ये 273 अप्रोक्सीमेटली अगर मैं लूं 0.15 केल्विन हो जाएगा। और जब और बढ़ेंगे तो ये 373 केल्विन हो जाएगा। 0.15 को चलो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, बात को समझो। ये नेगेटिव में भी जाते हैं, ठीक है। ये -273 डिग्री जो सेल्सियस है, -273 डिग्री सेल्सियस, इसको क्या माना 0 केल्विन। अब सही हुआ, ठीक है। -273 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 केल्विन। ओके नहीं लिखा भाई, 0 केल्विन लिखा है ये, मतलब ओके लग रहा है, इट इज 0, अभी भी ओके लग रहा है, 0 केल्विन है ये, ठीक है। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा उसका मतलब 273 केल्विन होगा, उसका मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ओके।
273 से 373 तक जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो 100 डिवीजन होंगी। ये भी कितनी डिवीजन होंगी? 100 डिवीजन ही है। लेकिन इसी रेंज में इसकी डिवीजन कितनी है? 180 डिवीजन। सेम रेंज में बेटा इसकी कितनी डिवीजन बनेंगी? 180 डिवीजन बनेगी। अब ये र्यूमर रैंकिन अभी मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, फिलहाल ये 3 स्केल आपको पता होने चाहिए। वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज होगा? 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन पे। ठीक है जी। ये कितने पे होगा? बॉयल कितने पे होगा वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस पे या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे या 373 केल्विन पे। ये भाई इनके क्या मान लेते हैं हम? लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और ये मान लो क्या मान लेते हैं? इसके अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट। अब अगली बात है, इनके बीच में रिलेशन दे देते हैं एक। ठीक है, एक रिलेशन दे देते हैं इनके बीच में आपको, उस रिलेशन से एक स्केल से दूसरे स्केल में इजीली जाया जा सकता है। एक रिलेशन है, छोटी सी लिख देते हैं, काम आएगी। अच्छा, मैंने बोला आपको कि जो फिलहाल चल रहा है ना इस वक्त, ये आपके काम आने वाला टॉपिक है। कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे बेटा। तो इनके बीच में एक रिलेशन है, ध्यान से सुनना। उसका एक बेसिक फार्मूला से बनाकर दे देते हैं। आपने क्या करना है कि मान लो ये सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर है। मान लो सेल्सियस स्केल का जो टेम्परेचर है उसको मैंने किस से नोट कर दिया? सी से। ठीक है, माइनस क्या करना है? इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट। जैसे इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। अब नीचे क्या आएगा? इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। बात को समझना, ये किसके इक्वल होगा? किसी भी दूसरे स्केल का, किसी भी दूसरे स्केल का टेम्परेचर। मान लो फ़ारेनहाइट ही है, मान लो दूसरा स्केल में फ़ारेनहाइट ले रहा हूं। यहां क्या आएगा? इसका लोअर फिक्स पॉइंट, और नीचे इसके अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट का डिफरेंस। जितने मर्जी स्केल हो, ये इनके आपस में क्या हो गई? रिलेशन हो गई बेटा। C माइनस एल एफ पी, इसके UFP माइनस एल एफ पी, F माइनस एल एफ पी, इसका UFP माइनस एल एफ पी इक्वल टू, अब जैसे केल्विन लिखना है, ये किसके इक्वल होना था? केल्विन में जो टेम्परेचर आएगा माइनस केल्विन का लोअर फिक्स पॉइंट। केल्विन का लोअर फिक्स पॉइंट वो है 273 केल्विन, 0.15 भी लगा सकते हो। नीचे क्या आ जाएगा? इसका अपर फिक्स पॉइंट माइनस इसका लोअर फिक्स पॉइंट। बात को समझो, अगर ये लिखना आ गया तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ गया, समझो। जैसे इसको अगर मैं बनाऊं, पहले मैंने जनरल लिख दिया LFP UFP करके। ठीक है, अगर मैं इस पे बनाऊं तो यहां पर तो C आ जाएगा माइनस सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? 0, और यहां पे क्या आ जाएगा? अपर है इसका 100, लोअर है इसका 0। ठीक है जी। ये किसकी इक्वल होगा? फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में चेक करना हो तो F आ रहा है, सेम टेम्परेचर अगर सेल्सियस में मेजर करना हो तो C आ रहा है। तो यहां पे आएगा F, इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितने? 32, और ये 212 माइनस
32 आ जाएगा। अब सेम टेम्परेचर केल्विन में कितना आएगा? मान लो इस वक्त टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, उसी वक्त वो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा? मान ले F, इस रिलेशन से निकल जाएगा। उसी वक्त वो केल्विन में मान लो कितना आएगा? K। इस रिलेशन से कैलकुलेट हो जाएगा मेरे भाई। तो यहां पे K माइनस इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? 273। नीचे कितना आ जाएगा? 373 माइनस 273। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो यह आ जाएगा C/100 इक्वल टू, ये आएगा F माइनस 32/212 में से 32 गए 180 आएगा भाई, चेक कर लेना। ये K माइनस 273, ये 100 आ जाएगा। ठीक है जी, ये 0 0 कट जाएंगे, ये 5 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो ओवरऑल रिलेशन बेटा जी जो आप याद रख सकते हो, ये फाइनल वाली याद कर लेना। कई जगह पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने बार बार बोला था क्या, स्टार्टिंग में तो चलो ठीक है इंट्रोडक्शन थी, लेकिन लास्ट में ये जो टेम्परेचर स्केल वाली हमने बात डिस्कस करनी शुरू की, इसमें से अब क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं बनकर आ सकता है। तो फाइनल रिलेशन आपकी क्या बन गई यहां से, याद रखना, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी, अगर ये याद रख लिया तो कभी भी किसी भी टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हो। याद रखना ये, मान लो अपने पास टेम्परेचर कितना है, लेट -40 डिग्री सेल्सियस मान लो। इसको फ़ारेनहाइट में निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो मैं ये यूज करूंगा, ये वाला C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 वाला। अब मुझे सेल्सियस में कितना दे रखा है? -40 सेल्सियस में दे रखा है, -40 फ़ारेनहाइट में मुझे चेक करना है, तो मैंने F ऐसे लिख दिया। अब ये कितना हो जाएगा? -8 बच गया ना। अब ध्यान से सुनना, यहां से -8 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 9 आ गया। ठीक है जी, अब यहां से चेक करना, 8 9 जा 72 इक्वल टू F माइनस 32, यहां से प्लस हो गया -72 प्लस 32 इक्वल टू F, मतलब F कितना आ गया भैया? 2 में से 2 गए 0, 7 में से 3 गए 4, रहेगा रिजल्ट नेगेटिव ही। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो वो -40 ही आएगा न्यूमेरिकली। कल को क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम आ जाता है न्यूमेरिकली? तो आंसर क्या है? -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस या -40 फ़ारेनहाइट, एक ही बात है, एक ही बात है। मान लो तुम्हें क्या हो गया? बुखार हो गया जी, कितना? 100। ठीक है, डॉक्टर कहता है जी तुझे तो कितना बुखार है? 100। अब वो 100 कहता है, तुम्हें समझना है कि 100 का बुखार मतलब कितना है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको अगर आप सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है वो, 100 डिग्री सेल्सियस में तो साला बंदा उबल जाएगा।
अरे खून उबल रहा होगा अंदर, अगर टेम्परेचर कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो मर जाएगा बंदा। अब सेल्सियस में एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं कि 100 फ़ारेनहाइट, जब डॉक्टर कह रहा है ना तुम्हें कितना बुखार हुआ जी, रेस्ट करना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, बुखार कितना है 100 है जी। अब भैया जब वो 100 बोलता है तो 100 किस में बोलता है, फ़ारेनहाइट में बोलता है ना। अब अपने पास रिलेशन क्या है, C/5 इक्वल टू F-32/9। कितना बुखार है 100 है, सेल्सियस में मुझे चेक करना है, F की जगह फ़ारेनहाइट में दे रखा है ना भाई, तो 100 - 32 यहां क्या आ जाएगा 9। C/5 इक्वल टू 100 में से 32 गए कितना आएगा 68/9, यह आ जाएगा 9C इक्वल टू 68 इंटू 5। सेल्सियस में कितना आएगा 68 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9। अब लगा लो यार हिसाब कितना आएगा, ठीक है। 9 7 जा कितना होता है 63 होता है ना, तो ये आ जाएगा 7 जा रहा है 7 5 30 करके देखो 37.7 के करीब आना चाहिए, 37.77 ऐसे करके कुछ आएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 37.8 आ जाएगा। 37.8 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 है, 37 का 37.8 हो गया, मतलब गड़बड़ है, काफी ज्यादा हो गया। तो यार फिलहाल इतना ही रखते हैं, आगे मेन टॉपिक आ रहा है आपका थर्मल एक्सपेंशन वाला, लेकिन इसमें अभी फिलहाल इतना ही करते हैं, टाइम लग गया इसको कवर अप करते करते, लेकिन ये भी चीजें यार जरूरी हैं। तो बात चल रही थी हीट और टेम्परेचर की, तो हीट टेम्परेचर की इंट्रोडक्शन देखो, अभी इसमें से करने कराने के लिए कुछ नहीं निकलेगा आपका असाइनमेंट वगैरह में। अगला टॉपिक हो जाएगा ना थर्मल एक्सपेंशन, तो फिर आपके असाइनमेंट भी बढ़िया से चलने लग जाएंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही है, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, लेकिन हाँ लगा के रख लो, जितने भी नोट्स इसमें से बनते हैं उनको बनाकर रख लो, ये लास्ट वाली चीजें थोड़ी सी आपके काम आएंगी, बाकी फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक लेते हैं आपसे विदा, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।